बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र क्या अब मुमकिन है कि IMF से भी हमारे मामलात तय हो गए। अब हम हमारी हुकूमत आगे 4 साल के और प्लान के पर तोड़ रही है, प्लानिंग्स कर रही है कि आगे दीगर प्रोग्राम में भी हम IMF की शराकतदारी के साथ मुल्क की मईशत दुरुस्त करेंगे। औरंगजेब साहब से लेके हफीज़ पीरज़ादा से लेके इसहाक डार से लेके मिफ्ताह इस्माइल से लेके बहुत सारे अकाबरीन मोअज़्ज़ीन टैलेंटेड लोग आए जो मईशत दान थे, लेकिन अभी तक वो आम आदमी तक को रिलीफ न दे सके। दूसरी जानिब जो किफ़ायत शारी मुहिम साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान चाय बिस्किट का एक नारा सुना था हमने, फिर आज शहबाज शरीफ ने कहा है कि रेड कारपेट नहीं होगी, किफ़ायत शारी करेंगे। तो क्या हुकूमती वज़रा अपने प्रोटोकॉल, अपने पेट्रोल, अपने दीगर मरातें ख़त्म करने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? मुल्क को मुआशी क्राइसिस से निकालने के लिए हुकूमत वक्त के पास क्या प्लान है, इस पर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कराची से लेके इस्लामाबाद तक आम आदमी के मसाइल पर। फिर हम बात करेंगे रमज़ान अल मुबारक में उम्मत पर क्या क्या फ़राइज़ हैं और कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक ये दीन पहुँचाया और हम पर क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। बात करें कि स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, आप किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप मायनाज बिजनेसमैन हैं और न सिर्फ प्लांटेशन पर आप काम करते हैं, आपके कई रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी हैं, बड़े समाजी आदमी हैं और वन ऑफ माई फेवरेट पर्सनैलिटी अब्दुल रज़ाक परदेसी साहब। बहुत शुक्रिया सर परदेसी साहब, आपने टाइम दिया। परदेसी साहब, आपने माइंड भी नहीं करना, बड़ा मेरा ये बड़ा ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें हम खुल के बात करते हैं और खुल के तनकीद भी करते हैं, अगर जहाँ पे तनकीद बनती है। पहले ज़रा हम इकनॉमी पे आ जाते हैं। सियासत में नारे तो लगते हैं झूठे सच्चे, लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आता है तो अक्सर हमने पॉलिटिशियन से सुना है कि हम कशकोल तोड़ देंगे, हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम मुल्क को खुद मुख्तार बनाएंगे। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं, हम अपने मसाइल पे जब हम वर्किंग करते हैं, तो हमें पता है कि IMF के अलावा कोई चारा ही नहीं है इस वक्त। क्या कहेंगे? देखिए, हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साजिद भाई बहुत हार्ड टॉक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं। देखिए, सबसे बड़ा पॉलिटिक्स इस वक्त जो है, चंद पार्टियां जो हैं, ये आप देखें तो बाकायदा बिजनेस है। इसकी पूरी बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है, ये स्ट्रेटेजी के तौर पे मार्केटिंग करते हैं, पूरी कैंपेन्स होती हैं कि क्या इस बिजनेस के लिए हमें बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो ये जो कशकोल तोड़ने वाले ये चीजें हैं ना, ये आवाम के लिए होते हैं। अच्छा। ताकि लोगों को कि यार ये अब शायद कुछ काम कर दें, ऐसा काम करते हैं कि हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। और इनको पता होता है पॉलिटिशियंस को कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल भी नहीं है और ये करना भी नहीं चाहते। देखे ना, करना चाहते होते तो ये 4 जनरेशन वही पॉलिटिक्स की वही बातें करके 25-30 साल से वही ड्रामे चल रहे हैं हमारे साथ। तो ये तो ना होते ना। अगर जिसको काम करना होता है वो काम करके भी दिखाता है। मैं ये पॉलिटिकल साइड पे मैं किसी के भी नहीं होता, लेकिन आप कराची के अंदर जब नेमतुल्लाह खान साहब के टाइम में आपने देखा होगा, जब टाउन सिस्टम किया था तो यहाँ के मेयर से उस वक्त MQM के, उन्होंने काम दिखाया। सही गलत आदमी है जी, मैं नाम ले लेता हूँ, सही गलत सही आदमी है, उसकी मैं नहीं कह रहा, लेकिन जिसको काम करना है वो काम करके दिखाता है। कराची में लास्ट 40 साल के अंदर ना ऐसा काम हुआ है, ना इसके बाद किसी ने किया है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, अगर किसी को काम करना होता तो डेफिनेटली करके जाता। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है हमारी इकोनॉमी। इसकी वजह यह है कि आपकी सारी इंडस्ट्रीज बंद होती जा रही हैं। हम इंडस्ट्रीज लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हम इंडस्ट्रीज को बंद करने के अंदर इंटरेस्टेड है। आप देखें, बिजली और गैस, एक तो गैस आप दे नहीं रहे, जिन इंडस्ट्रीज के पास गैस का प्रोविजन है उनको आप गैस दे नहीं रहे, और आप कहते हैं कि आप एक्सपोर्ट करें और हमें फॉरेन एक्सचेंज कमा के दें, तो कैसे आएगा? आप इस वक्त इस साल आप देख लें, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अभी पूरी दुनिया के मुल्क हमें फ्री फैसिलिटीज दे रहे हैं पाकिस्तानियों को कि आप अपने पास से हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर आए, हम आपको फ्री ग्रांट देंगे। उसकी क्या वजह है? उनको पता है कि इतना टैलेंट है इस मुल्क का, वो जो यहाँ से निकल के जा रहा है ये सीधा टैप करने वाला है, और हमारा मुल्क इनको यहाँ से भगा रहा है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर चले जाए, फॉरेन एक्सचेंज में सैलरीज में से पैसे भेजते रहें, रेमिटेंस में हम खुश होंगे। ना इंडस्ट्रीज लगाने में इंटरेस्टेड है, ना लोकल फार्मिंग के अंदर इनको कुछ करना है। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट आगे फ्यूचर है पूरी दुनिया की, खाना है, फूड, और पाकिस्तान के पास इतना पोटेंशियल है कि आपकी सोच भी नहीं, लेकिन किसी का इस तरफ नजर है ही नहीं, ना ध्यान है, ना करना है। हम तो सर चीनी भी बाहर से मंगवाते हैं, हमारे पास क्या कमी है? कितनी इंडस्ट्री है बताएं।
कितनी इंडस्ट्री, एक एसआरओ चेंज होता है, पहले एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं, उस पे नफा करते हैं, फिर इंपोर्ट करके इसी पे नफा करते हैं, जैसे प्याज के अंदर हुआ था। बिल्कुल सब चीजों पे इसी तरह चल रहा है। हमारे एक्चुअली सिंसियरिटी नहीं है, सारे अपने अपने माफियाज हैं। सिंसियरिटी नहीं है, लेकिन मुल्क तो चल रहा है। अल्लाह तो नहीं चला रहा, अल्लाह तो चला रहा है, सॉरी, लोग जरिए तो बने हुए ना कुछ तो है ना, ईमानदार लोगों का रेशो। पॉपुलेशन है, हाँ, इसमें कितना भी कर लो लेकिन चीजें तो चलती हैं। अच्छा, लेकिन हम बैक जा रहे हैं, मतलब पीछे की तरफ जा रहे हैं, हम टूटते जा रहे हैं। आप सिचुएशन देखें, आज से कुछ साल पहले मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुआ, मैंने एक प्रॉपर्टी में थोड़े पैसे लगाए, तो उस वक्त डॉलर से 140 रुपए का, बताएं। आज वही प्रॉपर्टी मेरी प्राइस भी थोड़ी बहुत बढ़ी है, लेकिन 280 रुपए का है। 100% मेरा तो लॉस हो गया। अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज में लेके आया था, अब मैं बाहर जाके आधे पैसे लेके जाना है। तो हमारे यहाँ कोई एक प्रोटोकॉल, एक सिस्टम नहीं है। दुनिया में ऐसा कहीं पे भी मैंने नहीं देखा। कब आएगा, कैसे आएगा, कौन करेगा ये इनकलाबी इकदामात लेने के लिए? मैं सुन रहा था साबिक सदर का इंटरव्यू, आसिफ अली जरदारी साहब का, तो उन्होंने कहा कि खान साहब तो 2035 तक के लिए बैठ रहे थे, ये तो हमें पता चला, फिर हमने उनको चलता किया। तो कौन करेगा फिर? देखिए, करने के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे पास, जो सबसे बड़ी बैकबोन पाकिस्तान की है, वो फौज है। जिस दिन फौज सिंसियरली इस काम के पीछे लगे ना, तो मुल्क की आवाम सुधर जाएगी। फौज अपने डीएचएस आप देखें, जितने भी इनके खुद के कंटोनमेंट्स हैं, वहां आप अंदर जाएं तो अलग पाकिस्तान है। बिल्कुल ऐसा ही है। वहां आप रोड देखें, ट्रू, ड्रेनेज देखें, इनकी बिल्डिंग्स देखें, इनकी ग्रीनरी देखें, और आप उसी चार दीवारी से जब बाहर निकलते हैं उसके एरिया से, तो कराची का हाल बुरा है। तो फौज कर सकती है, फौज के पास कैपेसिटी है, लेकिन वो सियासत से दूर रहना चाहती है। लेकिन मुझे लगता है कि सियासत पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह चीज है। अच्छा, हमारे पास होना चाहिए। तो क्या पार्लिमानी निजाम, अब्दुल रज़ाक परदेसी साहब क्या कह रहे हैं, फेल हो गया? फेल हो गया, आपका फेल ही है ना। आप देखें ना, मुल्क के जो हालात लेके लास्ट 35 साल के अंदर उन्होंने कहाँ लेके आए। आज से पहले आप कहें तो किसी भी जमाने में आप देखें, पाकिस्तान, कराची तो पूरी दुनिया में मशहूर था, इतनी साफ, दुनिया की साफ तरीन सिटी। आप एक कचरा साफ नहीं कर सक रहे हो कराची जैसी जगह पे, जिसकी 3 करोड़ की पॉपुलेशन, का कचरा साफ नहीं कर सक रहे हो, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये प्राइवेटाइज कर देना, आपको पता है ये लास्ट 3-4 साल पहले की बात है, मेरे एक कजन हाजी रफीक परदेसी साहब ने सिंध गवर्नमेंट में जो इनके बल्दियाती थे, उनसे कहा था कि आप हमें खाली इतनी परमिशन दे दें, आपकी मशीनरी हमें यूज करने की परमिशन दे दें, ये 14 नाले, हम 14 नाले खुद साफ करवा लेंगे, फ्यूल भी हम देंगे, लेबर भी हम देंगे, सफाई भी हम करवाएंगे। पता है, इतना बड़ा प्रपोजल दिया, इतना प्रपोजल दिया हसनैन साहब के वालिद साहब, इंटरेस्ट ही नहीं लिया। उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। आपके कजन है हाजी साहब? उसी साल आपको पता होगा कितना बड़ा वो जो बारिशों का जो सैलाब आया था कराची के अंदर, जो पूरा कराची डूब गया था। अगर लोगों की इंटरेक्शन, गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट नहीं लेगी, तो आप पब्लिक क्या कर लेगी? पब्लिक कुछ नहीं कर सकती। पब्लिक कुछ नहीं कर सकती। पब्लिक जब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी, आप अपने इस पे, अपने इलाके के अंदर छोटे मोटे काम कर सकते हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट क्रिएट करना है सोसाइटी के अंदर, वो आप नहीं कर सकते जब तक आपको गवर्नमेंट या स्टेक होल्डर्स की सपोर्ट नहीं मिल सकती। 3 वज़राए आज़म के मैं नाम आपके आगे रखूंगा, चॉइस दूंगा आपको, ऑप्शन दूंगा, एक आपने सिलेक्ट करना है। सबसे फर्स्ट पर है हमारे पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो, दूसरे पर हैं इमरान खान, तीसरे पर हैं मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ साहब। आपकी नज़र में कि यार ये साहब कुछ करना चाह रहे थे, या इनकी एक आध काम मुझे अच्छे लगे? मुझे तो लगता है कि भुट्टो साहब का नाम लूंगा। अच्छा। इन तीनों में सबसे अच्छी चॉइस हुई है। अच्छा। उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2 बड़े काम किए। एक तो सबसे बड़ा खत्म नबूवत का जो फितना था उसको दबाया। दूसरा ये कि उसी टाइम के अंदर हम एटम बम के काबिल हुए थे। एटम बम हम भले इसको नेगेटिवली भी लें, दुनिया ले, हाँ, लेकिन पाकिस्तान प्लांट उन्होंने लगाया था, प्लांट उनके टाइम में लगा था, और उनकी बहुत सारी इसके अंदर खिदमात हैं। हाँ, इसलिए कि वो अगर काम नहीं होता ना, इस वक्त पाकिस्तान को कब का खा गए होते। अच्छा। अभी पाकिस्तान इस वक्त सरवाइव कर रहा है, तो उसके एटम बम का डर भी है, और उसको लेके फौज हमारी बहुत स्ट्रांग है। फौज माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग। दुनिया हमें अप्रिशिएट करती है, दुनिया हमें सराहती है कि नहीं यार इनके पास सराहती है। इसके अलावा हम डिफेंस हमारी स्ट्रांग है हमारा। हाँ, अगर हमारे पास लीडरशिप अच्छी हो जाए ना, तो इसको लेते हुए हम बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी से, क्योंकि हमारी जो लोकेशन है ना इस वक्त पाकिस्तान की, आप लोकेशन देखें, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है ना हमारी, जो सबसे बेहतरीन लोकेशन है। हम बिल्कुल बीच में, एक तरफ पूरा मिडिल ईस्ट है, एक तरफ
चाइना है और एक तरफ पूरी दुनिया है, यानी हमारे बगैर कोई सरवाइव नहीं कर सकता। इंडिया हम सबके लिए हमसे जंग नहीं करना चाहता, हाँ, क्योंकि उसे पता है कि इनके पास एटम बम है, वो हमें अंदर से तोड़ सकता है, वो हमसे लड़ नहीं सकता है, ना वो लड़ना चाहता है, क्योंकि वो तरक्की कर रहा है, हमें जंग लड़ाई में उलझा के खुद तरक्की कर रहे हैं सारे रीजन में। आप देखें पाकिस्तान इस वक्त सबसे नीचे, लास्ट 2 साल के अंदर इंडिया की जो आपने सिचुएशन देखे ना, तो इस कदर बूमिंग पे है, इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इनकी, इसलिए कि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन वगैरह सारा बहुत टॉप पे गया है, इसलिए कि वो पाकिस्तान को बिजी रखे हुए हैं कि आप बढ़े नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अंदर ही लड़ते रहें। अब हमारी मिसाल देख लें, हमारा बजट कितना है, इंडिया के छोटे सूबे का भी इतना बजट नहीं होगा, तो उनके लिए हमसे लड़ने से बेहतर है हमारे यहाँ की लीडरशिप में कुछ गलत लोगों को डाल के हमें तोड़ने में उलझा दें, हमें उलझाए रखें। 3 और बिजनेसमैन आपके आगे मैं रखूंगा, और तीनों का ताल्लुक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से है, और उन तीनों का ताल्लुक मेमन कम्युनिटी से है। 3 नाम है मेरे पास। सबसे टॉप पर है मोहसिन शेखानी, आप पैटर्न आबाद हैं। उसके बाद हैं मौजूदा चेयरमैन आसिफ समसम साहब। नंबर 3 पर है मोहम्मद अल्ताफ ताई साहब। तीनों बहुत बेहतरीन आदमी हैं माशाल्लाह, और अपने टाइम के अंदर इन्होंने पाकिस्तान के अंदर स्पेशली आबाद के हवाले से कराची के अंदर बहुत ज्यादा इनिशिएटिव ली। सबसे अच्छी बात आबाद की मुझे ये लगती है कि लोग चेंज होते हैं ना, लीडरशिप चेंज होती है, लेकिन सब एक है। सही। लेकिन ये यूनिटी होती है ना, तो आपका काम अच्छा होता है, और सारे फोकस्ड हैं। साथ ही साथ जो मामलात होते हैं सारे बिल्डिंग के हवाले से, उसके अंदर लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूशन की। कराची के अंदर मैं कहता हूँ कि अगर सिर्फ गवर्नमेंट सिंसियर हो के कराची की बिल्डिंग इंस्टीट्यूट उसको थोड़ा क्लियरेंस दे दे ना, इस तरह बहरिया टाउन के अंदर फौरन अप्रूवल मिलते हैं। ट्रू, क्यों, वो भी कराची का हिस्सा है। क्या बात है। अब उधर वहाँ 30 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, आपको थोड़े दिन में अप्रूवल मिल गया, आपने बिल्डिंग बनाई। दुबई जैसी जगह मैंने तो अपनी आंखों से देखा है इतने सालों में, किस तरह बिल्कुल रेगिस्तान से पूरी स्ट्रक्चरिंग हो गई। क्या वहाँ पे पानी का मसला नहीं था? क्या वहाँ बिजली का मसला नहीं था? सब था। यहाँ तो बिल्डर्स कहते हैं हाँ, कि आप हमें अपनी जगह पे खुद पानी का इंतजाम करने थे, हम अपनी रोड खुद बना लेंगे, लेकिन होने नहीं देते। आपको पता है बिल्डिंग अगर इंडस्ट्री सर्वाइव करती है तो 43 और इंडस्ट्रीज काम करती हैं। जबरदस्त। टाइलिंग है, स्टील है, हर टाइप की चीजें, और लेबर कितना यूज होता है, फिर जॉब एम्प्लॉयमेंट कितनी होती है, ट्रांसपोर्टेशन कितनी बढ़ती है, बहुत बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जिस टाइम में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई लास्ट टाइम, और पूरी दुनिया के अंदर लोगों के पास जो पैसा था ना, देखिए ब्लैक पेस्ट का पैसा पूरी दुनिया में पड़ा है, ये तो हमको सबको पता है। सही। कराची एक ऐसी जगह थी, वो एक ऐसा हेवन है, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाहिद जगह है जहाँ पे बहुत इजीली आदमी पैसा लगा के उसको बना सकता है। सही। और जब इनको बेचना होता है पैसा खुला कर सकता है। हाँ। पूरी दुनिया का पैसा यहाँ लग जाता है। अगर सिर्फ उस टाइम के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर ये लोग काम करते ना, हमारा रिसेशन कभी भी नहीं आता। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। शहर कायद से हमारा ताल्लुक है, हम इसी शहर में, हमारे स्कूल, हम पले बड़े इसी में गुजर जाना है हमने। इस शहर को मेयर्स डिफरेंट आए और डिफरेंट चले गए। अभी भी एक मेयर हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, फौजिया वहाब के साथ फर्जन मुर्तज़ा वहाब साहब। 3 मेयर कराची के नाम आपके आगे मैं रखूँगा। परदेश साहब सबसे फर्स्ट पर है हमारे पास नेमतुल्लाह खान, आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से। 3rd पर है मुस्तफ़ा कमाल, और 2nd पर मुस्तफ़ा, 3rd पर मुर्तज़ा वहाब। मौजूदा आपकी नज़र में ही इज कॉम्पिटेंट? मेरे ख्याल में नेमतुल्लाह खान साहब ने डिलीवर किया। अच्छा। मैं तो उसी को मानूंगा जो डिलीवर करेगा। अच्छे हैं सब, दोस्ती भी है सबसे, लेकिन काम जो करे ना, मेरी नज़र में वही हमारा लीडर होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। हमारे पास इस वक्त जो लीडरशिप भी है इसके अंदर, चाहे वो छोटे लेवल वाला काम करता हो ना, तो मेरे नज़र में उसी को हमें लीडरशिप में आगे बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब ये कि नेमतुल्लाह ने जो डिलीवर किया, आज उनको गए हुए गमोबेश 15-20 साल हो गए, उसके बाद नहीं हुआ डिलीवर, जिस फ्लो से हुआ था उस वक्त काम शहर में। उसके बाद पॉलिसीज आई लेकिन काम नहीं हो पा रहा। काम क्या है कि छोटे छोटे पैचेस में काम हो रहे हैं। एक आर्गुमेंट दिया मुस्तफ़ा कमाल और MQM ने कि 18th अमेंडमेंट रुकावट है शहर की तामीर और तरक्की में, क्योंकि जो सूबाई हुकूमत है वो सारे इख्तियारात खुद लेके बैठी हैं, नीचे ग्राउंड पर नहीं देते। क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल सही है, क्योंकि कराची जिस वक्त अंडर सिंध नहीं था तब उसकी तरक्की अलग थी। अब अंडर सिंध के अंदर जब ये इख्तियारात ले गए तो कराची के पास रिसोर्सेज ही नहीं है। आपके यहाँ देखें ना, हाईवेज के ऊपर देखने,
शारे फैसल बारिश के अंदर फ्लड हो जाता है। अब इधर ये वाला जो रास्ता है बलोच कॉलोनी वाला, इसके अंदर एक साल से खाली रोड ही नहीं बन पा रही, यानी अभी खड्डे हैं। फिर ये मामला ये है कि कराची जैसा शहर जो पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू जनरेट करता है ऑफिशियली, वो अगर इस हालत में है तो ऐसे उसमें फायदा क्या कि आप अंडर एक उसके अंदर आप इसको सेपरेट सूबा कर दें। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आप इसको फंड अलग करके इसको दे दें, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने दें। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे 100% पूरे मुल्क का कमा के देगा आपको। इतनी पोटेंशियल है कराची के अंदर। तीन मेरे पास फाइनेंस मिनिस्टर वफाकी आपके आगे रखूंगा मैं चाहूंगा कि उनमें भी आप की फेवरेट शख्सियत कि यार इन्होंने कुछ किया। सबसे टॉप पर हैं हफीज पीरजादा, उसके बाद हैं मिफ्ता इस्माइल, और उसके बाद हैं इसहाक डार। तीनों में नहीं है। तो फिर ऐसा कौन है जिससे आप इंस्पायर हुए हो कि यार इन्होंने काम किया था अपने टेनओवर ने, इन्होंने कुछ अच्छी पॉलिसीज दी थी, कुछ बिजनेस कम्युनिटी का भला हुआ था? सर तीनों के टेन्योर के अंदर आप लोगों ने हमारे कर्जे बढ़ाए ही। आपकी पॉलिसी सही होती तो हम कर्जे दे चुके होते। तो हमारे तो कर्जे बढ़े ही हैं और मजीद बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कोई मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट इन्होंने क्रिएट किया। इंडस्ट्रीज भी नहीं लगी इन तीनों के टेन्योर में, कोई इंडस्ट्रीज भी नहीं बढ़ी। हाँ, ये है कि इन्होंने इंडस्ट्रीज को इस तरीके की फैसिलिटेशन दी जिसके अंदर करप्शन आ जाए। अच्छा, देखे ना आप, रिबेट देते हैं और रिबेट चंद घरों के अंदर चले जाता है। खाली कंटेनर एक्सपोर्ट हो रहे हैं और आपको रिबेट मिल रहा है, या आपको इंडस्ट्रीज के ऊपर जो लोन दे रहे हैं 6% की, तो सारे बड़े बड़े ग्रुप्स ने वो ले लिया, छोटे इंडस्ट्री को तो मिली नहीं। पाकिस्तान की तरक्की होगी अगर तो एसएमई से होगी, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज होंगी, होम इंडस्ट्री स्टार्ट होगी, उससे आपको बहुत इफेक्ट है। एफपीसीसीआई से लेके आबाद से लेके केसीसीआई और दीगर बिजनेस हब और जो एसोसिएशंस हैं, आपकी नज़र में वो काम कर रही हैं, वो विलिंग है, या कि वो भी जाती पब्लिसिटी, जाती तशहीर पर ज्यादा काम करते हैं? देखिए, काम तो सब करना चाहते हैं और करने की कोशिश भी करते हैं। अब इसमें बहुत से अच्छे लोग भी हैं और बहुत से मतलबी लोग भी हैं। हाँ, तो अपनी लॉबिंग भी करते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या है कि हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हमारे उस इदारे के अंदर लॉबिंग आ जाती है। ट्रू। अभी जैसे इसके अपना फेडरेशन के इलेक्शन हुए थे, हाँ, तो उस दिन ही मैं भी था, तो मुझे किसी ने बताया कि इस फला ग्रुप ने 35 करोड़ रुपए खर्च किए, फला ने 20 करोड़ रुपए खर्च किए आपस में कंपटीशन में। मैं बोला मिलके 50 करोड़ तो खर्च किए होंगे ना। सही। मैं बोला आपके पास इतनी बड़ी जगह पड़ी हॉस्पिटल की, ये 50 करोड़ में तो आप इतनी बड़ी हॉस्पिटल खड़े कर देते, आप इतनी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग क्यों की? तो मुझे किसी ने बताया कि बेटा ये जो काम करते हैं ना, इस सीट पे आते हैं तो फिर एसआरओ में ये लोग कमाते हैं। कि एक एसआरओ अपने मतलब का है, उसके अंदर इन्होंने गेम बना दी। आई डोंट नो किस तरह काम होता है ये, लेकिन मेरी सोच ये होती है कि आप इस तरह फजूल खर्चियां कर रहे हैं, 50-60 करोड़ रुपए इस तरह डाल रहे हैं, तो आपकी इंटेंशन क्या है? बात समझ रहे हैं? तो ये मुझे समझ में नहीं है इनकी किस तरीके से, ये किस तरीके की गेम है ये। सिंध से लेके पाकिस्तान, मुझे याद है साबिक वजीर आजम बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा था गरीब और अमीर का बच्चा एक निसाब पढ़ेगा। उस वक्त सबसे बड़ी मुखालफत मैंने की थी कि खान साहब ये मुमकिन नहीं है, इतना आसान आप कर जाएं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इतना आसान नहीं है ये, आपके 5 साल के आईनी मुद्दे में आप ये कर जाएं कि एक ही निसाब कर जाएं। आप बहुत सारे, जैसे आपने भुट्टो साहब का जिक्र किया, उस वक्त एक बड़ा फितना था, तो बड़े ताकतवर एसोसिएशंस हैं, बड़े ताकतवर लोग हैं, उनके मुफादात हैं, वो आपको नहीं करने देंगे, और हुआ भी वैसे ही। आज आप तालीमी मयार से मुतमईन हैं, एक सवाल मेरा। दूसरा मेरा ये कि गवर्नमेंट स्कूल का हाल, अब तो कहते हैं सवाल ही नहीं बनता, यार छोड़ो बस, नहीं होगा तो नहीं होगा, सवाल क्या कर रहे हो, एक चीज़ होनी ही नहीं है। अब कुछ मैंने नौजवान देखे कि वो कहते हैं यार गवर्नमेंट स्कूल को हम अपनी तहवील में लेंगे, पब्लिक प्राइवेट एक पार्टनरशिप के तहत हम चलाएंगे स्कूल, हम इसकी कलरिंग भी करेंगे, इसको खूबसूरत बनाएंगे, गमले रखेंगे, ग्रीनरी होगी, बच्चों के यूनिफॉर्म भी नए होंगे, टाइम पे स्कूल लगेगा, टीचर्स को सैलरीज भी हम देंगे। क्या ये मुमकिन है? मुमकिन तो है, मैंने दुनिया में ये चीजें देखी हैं, बहुत जगह पे होती हैं। अभी यहाँ पे लियारी के अंदर एक ने ली है, एक जानने वाले ने, उसने इसको काम एग्जीक्यूट करके दिखाया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वेयर इज गवर्नमेंट, वेयर इज गवर्नमेंट? ट्रू, उनके काम तो गवर्नमेंट को मिलता है ना। हाँ, उनके हैं करने की ये काम। अभी मेरे एक जानने वाला है, स्पेशल बच्चों का इदारा भी चलाता है, उसको चीफ मिनिस्टर साहब ने और गवर्नमेंट ने जगह भी अलॉट की है स्पेशल बच्चों की, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
और सीएम साहब की खुद की इंटरेस्ट है कि यार बच्चों के लिए हमारे पास 60 के करीब स्कूल हैं जो गवर्नमेंट की काइंडली उसमें अब हमें हेल्प करें तो हम थोड़ा इसको अप करें। इंटेंशन है लीडरशिप की, लेकिन जो चैनलाइज है ना वो नीचे के चैनल से काम नहीं हो पाता। अब ये जो काम हो रहा है ना, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो मैं लियारी की बात कर रहा हूँ, उससे बड़ा एक्सीलेंट काम किया है। ये मॉडल पे भी काम हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। आप कहें कि हम कुछ भी ना करें और आप खुद कर लें, तो प्राइवेट आदमी के पास सारी चीजें, खाना भी प्राइवेटली खिलाया जा रहा है, वेलफेयर इदारे खिला रहे हैं, कपड़े भी वही फैला रहे हैं, ईदें भी उनको वही कर रहे हैं, रास्ते भी वही बना के दे रहे हैं। मेरे पास कुछ माह पहले एक स्टोरी ये भी आई थी, क्योंकि मैं ये करंट अफेयर का शो होता है, आज स्पेशल हमने आपको मधु किया है बीइंग अ बिजनेसमैन, कि उन स्कूल और कॉलेज की जो इमारतें हैं वहाँ पे टीचर्स, प्रिंसिपल, उन्होंने कमरे वमरे रेंट पे दिए हुए। ऐसे बहुत चीजें हुई। मैं एक दफा गया था आज से 4 साल पहले, हाँ, नाम जगह का नहीं लूंगा, हाँ, गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जगह है स्पेशल बच्चों की। तो वो जगह के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी कि वो मुझे बिल्डिंग मिल जाए ना, पूरा कराची का काम वहाँ कर सकता। लेकिन वहाँ पे हमें बताया गया कि हमारे पास ये स्टाफ है। आप यकीन नहीं करेंगे 10% स्टाफ भी नहीं था। और जो बच्चों का काम हो रहा था, मुझे रोना आ गया कि यार ये क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके का काम कर रहे हैं, इतनी रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं, अरबों रुपए की जगह, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। तो ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा दिल बदल। कराची में बहुत सारे रफाई इदारे फिर काम कर रहे हैं और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो कि जो नहीं अफोर्ड कर पाते, पेरेंट्स फीसेस उनको कह रहे हैं ठीक है बच्चा दे दें, बच्चा आपका पढ़ता रहेगा, भले फीस ना दें। रियली अप्रिशिएट। जब हम इस कराची से आगे ट्रैवल करते हैं दीगर शहरों में, वहां सर ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां क्या होगा, लम्हाए फिक्रिया नहीं। देखिए हमारा मसला ये है कि हमारी तो पॉपुलेशन भी 3 करोड़ की है। अब 3 करोड़ के अंदर समझ लें कि 1 करोड़ लोग परेशान होंगे। तो जो आप बता रहे हैं मिसाल के, यहाँ पे हर जगह पे लाइनें लगी हुई होंगी, हाँ, तो वही मामला हो गया है। हाँ, बाकी शहरों में, बाकी मुल्क के हिस्सों के अंदर लोग खुशहाल हैं, खुश हैं, उनके पास पानी, बिजली, सब चीज़ों की सहूलत अच्छे नरखों में। आप कराची छोड़ के बाहर चले जाएं, आप पंजाब चले जाएं, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक के बिल आप देख लें कितना बड़ा डिफरेंस है, गैस का कितना बड़ा डिफरेंस है। मुझे तो समझ में नहीं आती कि लास्ट 3-4 साल से सर्दी के मौसम में बोलते हैं गैस कम आती है, हालांकि मैंने 40 साल के अंदर कभी नहीं देखा कि कम आती। तो कहाँ गई गैस, क्या हुआ, कहाँ गई? परदेश साहब अगर ये सवाल हम करें, मुझे लगता है कि ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं डॉलर में। अच्छा, डॉलर भी देखिए हमारा डॉलर इतना वीक हो गया ना, हमारे पास हमारी करेंसी वीक है डॉलर के, तो इनको यहाँ इतना प्रॉफिट नहीं है जितना एक्सपोर्ट करने में। तो मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट होता होगा, डॉलर में इनको इनकम होती होगी, प्रॉफिट, बिजनेस है ना बाकायदा। तो पाकिस्तान के अंदर ये शोशा छोड़ दिया कि सर्दी के अंदर गैस कम बनती है, कुछ मामलात हैं। क्यों पहले नहीं होता था, आज से 5-7 साल पहले कभी नहीं सुनने में आई थी। अब कंजम्पशन बोलते बढ़ गई, तो कौन सी कंजम्पशन ऐसी बढ़ गई? आपके रिसोर्सेज आपके पास भी जो इतने कितने सौ सालों के रिजर्व निकल रहे हैं। इतलात यहाँ तक है कि गैस के जखायर आगे 10 साल के रह गए। नहीं, नए नए जखायर मिल भी रहे हैं, अनाउंस भी करते हैं हमारे पास फलना जखायर निकले। हम बच्चे छोटे थे तो हमें बताया जाता था कि 100 साल के जखायर हैं। बताएं तो 100 साल के अभी क्या 10 साल के रह गए। समझ से बाहर है क्या हो रहा है। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। अब आ जाते हैं हम जरा कराची शहर पर। यहाँ पे बहुत सारे लंगर खाने कहें, यहाँ पे गनी परवर लोग रहते हैं, न सिर्फ कराची वाले बल्कि पूरे पाकिस्तान वाले जब यहाँ पे अपने ज़रिए मुआश की हुसूल के लिए जब यहाँ आते हैं तो हर चीज़ यहाँ पे उनको मिलती है। क्या इस शहर की तामीर और तरक्की में कुछ आपको लगता है कि मौजूदा सिंध हुकूमत ने कोई वैल्यू ऐड की है? जब सीएम साहब से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा था कि शाहराह फैसल की तज़ीन व आराइश, कुछ हमने अंडर पासेस बनाए, कुछ फ्लाईओवर बनाए, कर तो रहे हैं हम काम। लेकिन क्या इससे पूरा शहर सही हो गया? आपके पास पार्क नहीं है, लोग चलें जहाँ भी रहते हैं। तज़ीन व आराइश तो ये होती है कि हर चीज़ होती है। आपको लास्ट आपने एक बड़ा स्कैंडल सुना था, डीजी साहब के घरों से पैसे निकले थे। तो इतने अरबों खरबों रुपए डीजी साहब के पास कैसे आए, क्या चीज़ से आए होंगे? क्या ऐसी रिसोर्स होगी ना, या तो जमीनें ही बेची होंगी, जो कि लास्ट सारे कोर्ट के भी इश्यूज थे, कोर्ट भी जजमेंट देते कि पूरे इन इलाकों के सारे नाले सब चीजें बिक गई। तो देखें, कहने को तो बहुत कुछ है, दिखता कुछ नहीं है। अब हम तो नॉर्मल आदमी है ना, अब आप 1 घंटे का सफर कर लें कराची के अंदर, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि आपकी कमर पकड़ के बैठे होंगे खड्डे कितने। आप रोड रास्ते ही नहीं बना पाए, एक रोड पे तज़ीन व आराइश करने से पूरा कराची थोड़ी सही हो जाएगा।
आगे आते हैं सर, लास्ट फेज में हम आते हैं। तुमसे पाकिस्तान अवार्ड हम सीजन 5 करने जा रहे हैं। वक्त बहुत स्पीड से गुजर गया, हमने इसका आगाज किया था 19 में, अब हम सीजन 5 की तरफ हम जा रहे हैं। एवरी ईयर हमारी कोशिश होती है कि मुल्क के मायनाज नामों को हम अपने, ये हुकूमतों के करने के काम है, हम उनको इनकरेज करें। हमारा ये मैसेज है कि आप अपनी इंडस्ट्रीज दीगर ममालिक में ना ले जाएं, इसी मुल्क में लगाएं ताकि अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो। कैसे देखते हैं इस काविश को? देखिए, हमें काम करना चाहिए जिस तरह चाइना ने किया। आज से तकरीबन 15 साल पहले मेरा एक दोस्त था, वो पेंसिल का काम करता था पाकिस्तान में। तो इसने चाइना गया, उसने चाइना के अंदर इसने जाके पेंसिल की वर्किंग की मशीन मंगाए पाकिस्तान और यहाँ पे बनाए। वो वहाँ पे चाइना में मशीन लगा, पूरी इंडस्ट्री लगा के आ गया। बोलता है जितनी मैं वहाँ बना के यहाँ बेचता हूँ उतनी सस्ती पड़ती है कि पाकिस्तान में इतनी सस्ती पड़ नहीं सकती। तो हमारा माइंडसेट सही होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर मेंटेलिटी नहीं है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, क्योंकि हम जो भी चीज यहाँ बनाने जाते हैं इसको इतना मुश्किल कर दिया जाता है। अभी देखिए ना, मैं अफ्रीका में रहता था, तो एक टाइम के अंदर अफ्रीका का एक बहुत छोटा सा मुल्क है जाम्बिया, उसके अंदर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो शख्स घर के अंदर इलेक्ट्रिक गीजर, वहां पे इलेक्ट्रिक है, गैस तो है ही नहीं ना, इलेक्ट्रिक गीजर हटा के सोलर गीजर लगाएगा, हम इसको सब्सिडी देंगे। सही, ठीक है ना, हम उसको वो देंगे सोलर को इंकरेज करने के लिए। यहाँ पे सोलर लगने की बात आई तो ड्यूटियां ही बढ़ा दी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब डिफेंस कहता है कि आपने अपनी छत के ऊपर सोलर लगाया है, इसके ऊपर हम आपसे वो अलाउ नहीं करते। बीच में मसला हुआ था, आपको पता है। तो क्या ऐसी बात है, आपको क्या प्रॉब्लम है कि भाई वो घर पे अपनी सस्टेनेबल, खुद अपना घर उसका अपना है, छत उसकी अपनी है, उस पर सोलर लगा रहा है, आपको क्या वो अपनी एनर्जी सेव कर रहा है। तो हाँ। दुनिया पूरी एनर्जी सेविंग की तरफ जा रही है, आप बोल रहे हैं कि हम आपको पनिश करेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद में थोड़े दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि जमीन के अंदर बोरहोल के ऊपर टैक्स लगा दिए कि जमीन में से आप पानी विड्रॉ करते हैं तो आपके पास मोटर लगी हुई, उस मोटर के ऊपर हम आपको टैक्स चार्ज करेंगे। बताएं, यानी इंसान को इतना मुश्किल हालात हो गए कि अपना पानी जमीन से, अल्लाह की जमीन से पानी भी नहीं निकाल सकता अपने लिए। यानी ये माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा। सही। तो ये माइंडसेट अगर हमारा चेंज यही रहेगा ना, तो हम आगे कहीं नहीं बढ़ने वाले। तुमसे पाकिस्तान अवार्ड के लिए क्या कहना चाहेंगे? यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अस। देखिए, आपकी जो काविश है, सोच है, तुमसे आप उन लोगों को हाईलाइट कर रहे हैं, उन लोगों को हाईलाइट करने जा रहे हैं जो सिस्टम के अंदर सही और अच्छा काम करना चाहते हो, करते हैं, उनको आप दिखा रहे हैं, ताकि उसकी मोटिवेशन से लोग और बड़े हो। जिन्होंने किया उनको भी एक खुशी हो कि यार मेरी बात को सराहा गया तो मैं और अच्छा करूं। लेकिन हर चीज के अंदर दो एंड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं ऐसी चीजों को पॉजिटिवली लेता हूँ, लेकिन मैं खुद भी कभी पहले कैमरे पे नहीं आता था कि यार छोड़ो ये रियाकारी है, लेकिन वक्त की जरूरत है। हम सब आगे बढ़ के मिलके काम करेंगे तो ही आगे कुछ होगा। हम ये बोलेंगे यार मैंने आज कर लिया, और लोग बोलेंगे यार ये तो देखो कितनी शो ऑफ कर रहा है। देखिए, बात शो ऑफ तो होता है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर ये चीज मैसेज नहीं पहुंचेगा, आज मैं स्पेशल बच्चों का काम कर रहा हूँ, मैं भी तो कहीं से अगर मैं बताऊंगा नहीं कि बताऊंगा कि नहीं हमारे पास ये सर्विस अवेलेबल, लोग अच्छे लोग ऐसे हैं जो घरों में बच्चों को बैठा के बैठे सालों साल से, तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो कोशिश तो हमारी यही होती है कि हम अल्लाह की रजा के लिए इस तरह काम करें कि खामोशी से करें, लेकिन कुछ चीजें बताने की जरूरी होती है। सर, इंस्पायर होना, आने वाले जो हमारी नस्लें हैं वो भी तो देखें, वो सुनेंगी देखेंगी तो उनमें भी जज्बा आएगा। क्या हमने लास्ट टाइम बशीर जान मोहम्मद साहब को भी हम ले आए, हमारा असासा हैं, हमने उनको भी रिकॉग्नाइज किया, इस रिकग्निशन को। और ये जो हम साल में 1-2 तकरीबात कराची शहर में, बड़ी तकरीबात जिसमें हम बिल बोर्ड लगाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, अच्छा न सिर्फ पर्सनैलिटी बल्कि उनके बिजनेसेस, हम दोनों को लेके चलते हैं। तो बेस्ट विशेस का पैगाम चाहिए था आपका, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अल्लाह पाक आपको हमेशा कामयाब रखे। अच्छे काम के लिए ना अल्लाह की मदद आती है। आप कोई भी अच्छा काम करेंगे, मैंने आज जो काम शुरू किया स्पेशल बच्चों का 4-5 साल हो गए, तो मैं तो बहुत मुश्किल हालात थे कि यार मैं करूँगा कैसे होगा। आप सोच भी नहीं सकते, अल्लाह ने वो मदद की है और ऐसा काम मेरा आगे निकला है, और अल्लाह ने ही सब काम करा है कि आज 1000 बच्चों पे पहुंचे हो। मेरा टारगेट है पूरी कौम का कि पूरे मुल्क के अंदर करना है। वो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी नहीं तो मेरे बच्चों को करके ही जाएंगे। तो वो एक बेंचमार्क बनाने की कोशिश की मैंने, एक सिस्टम की, एक सर्विसेज की एक मॉडल बना के कोशिश की कि पेश करें, और इसके अंदर ऐसे लोग जुड़ रहे हैं और ऐसे लोग आ रहे हैं सपोर्ट के लिए कि मुझे लगता है कि यकीन हो गया है कि अल्लाह में से काम
वो टारगेट दूर नहीं है जो माइंड में मैंने बनाया नहीं हुआ है दूर। मैं एक सेंटर में मुझे घबराहट हो रही थी, आज 4 सेंटर हुए, मुझे अभी भी फिक्र नहीं हो रही, टेंशन नहीं है। जबरदस्त। इस साल का भी इरादा है 1-2 सेंटर्स का, एक ओल्ड एज का भी बात चल रही है। इत्तेफाक से आज ही किसी ने, हमारे एक मेमन बिजनेसमैन है, उन्होंने मुझे किसी के थ्रू अप्रोच की कि यार मुझे ऑर्फनेज खोलना है ऐसे बच्चों का जो जहनी और जिस्मानी माजूर हो। लेकिन अल्लाह की तरफ से मदद आती है। हाँ। वो खुद चाहते हैं तो लोग आते हैं, तो अब जुड़ते हैं। हमारे पास टीम है, हमारे पास वो मैकेनिज्म है, हाँ। हम उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। हाँ। अब रिसोर्सेज एक हद तक हर आदमी की लिमिटेशन आती है, क्या कितना भी अमीर हो, हाँ। हाँ। कितनी भी इसके पास कैपेसिटी हो, लेकिन क्या होता है अल्लाह जब कराना चाहता है ना, तो ये सब चीजें बेमायने हो जाती हैं। काम ऐसा होता है कि आपकी सोच भी नहीं है। ऐसे लास्ट में जहाँ महंगाई है, जहाँ पे बेरोजगारी है, नौजवानों को क्या मैसेज देंगे जो अपनी यूनिवर्सिटीज को अब खत्म करने के मराहल में है, अब उन्होंने अमली जिंदगी में आना है? देखिए, अल्लाह की मखलूक के लिए अल्लाह ने रोजी हर जगह रखी हुई है, और जितना हम ज्यादा पॉपुलेशन है अल्लाह और ज्यादा देगा, तो हिम्मत तो नहीं हारनी चाहिए। बस आपके नसीब का आपको मिल जाएगा। इस वक्त सबसे बड़ा पाकिस्तान में या दुनिया में एडवांटेज आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का दौर है। आप घर बैठ के लाखों रुपए कमाते हैं लोग। सैलानी ने एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क बनाया, उसके अंदर ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। मैं ऐसे बच्चों को मैं खुद भी जानता हूँ। एक स्पेशल बच्ची है हमारे पास, पिछले रमज़ान के अंदर एक जगह पे वो बच्ची के घर के पास ही ट्रांसमिशन थी, तो जिन्होंने मुझे होस्ट किया था मुझे लेके गए। वो बच्ची आज घर बैठे, सिर्फ इनिशियली एक कंपनी से घर बैठे उसको हमने ट्रेनिंग करवाई है, तो 30,000 रुपये कमा रही है। अब दूसरी कंपनी को लगेगी 60,000 रुपये घर में कमाएगी। जो अंडर प्रिविलेज थी और खुद पढ़ने का शौक रखती थी, तो सैलानी के एक डायरेक्टर साहब से, नुमान अब्दुल मजीद साहब, उनकी भी एक ट्रस्ट है, तो उन्होंने बोले यार ये बच्ची को तुम बताया, उसको मैं पढ़ाऊंगा। उसके 2 बच्चे खुद के भी है लड़की के। आज वो माशाल्लाह पढ़ भी रही है, एग्जाम्स भी दे रही है, और साथ में इसको जॉब भी मिल गई है। और मैं इसके पिछले दिनों ही मैं इसके घर के गया था, इनसे वापस लेके गए थे मुझे, तो वो माशाल्लाह कभी चली नहीं थी, अपनी बेड रिडन थी एक्सीडेंट के बाद। वो आज माशाल्लाह बैठ के अपना काम करती है और पाँव पे जोर लगाना शुरू कर दी। इंशाल्लाह मैं इसको खड़ा करके दिखाऊंगा, और उस बच्ची को इंशाल्लाह अपने बच्चों को पढ़ा के आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। ये थे अब्दुल रज़ाक परदेसी साहब, पाकिस्तान के मायनाज बिजनेसमैन। कोशिश थी कि मईशत से लेके पाकिस्तान की सियासत से लाइटर मूड में हम इनसे इन्होंने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, आगे क्या इनके विजन है, वो हमने जानने की कोशिश की। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।